नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज पूरा दिन बिहार चुनाव परिणामों को लेकर उलटफेर के दौर से गुजरता हुआ साबित हुआ। लगातार आगे पीछे होने की कवायद चलती रही। कभी महागठबंधन शक्तिशाली हुआ तो कभी एनडीए शक्तिशाली हो गया। फिलहाल हमारे स्क्रीन पर आप टैली देखिए, उस टैली से आपको समझ में आएगा कि 123 पर एनडीए आगे है और 113 पर महागठबंधन, और ये कांटे की टक्कर कही जा सकती है। लेकिन मतगणना पर आरजेडी ने गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। सर्टिफिकेट देने में प्रशासन देरी कर रहा है। मनोज झा ने यह बयान रखा है सामने। बार बार कराई जा रही मतगणना यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। कहीं बहुत सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की तरफ इशारा कर रहे हैं। मनोज झा आरजेडी से 123 एनडीए, 113 महागठबंधन, एलजेपी अभी तक शून्य पर है। और साथ ही बड़ी बात यह कि 7 अदर्स इस पूरे के पूरे आंकड़ों में क्या रोल अदा करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक ये 7 अदर्स बहुत खास हैं और वो हम आपको बता देंगे। उसमें एआईएमआईएम के कुल मिलाकर 5 है। एक उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का है और एक इंडिपेंडेंट है। क्या कह रहे हैं आरजेडी के मनोज झा, पहले वो सुन लेते हैं। आप देखेंगे कि आंकड़े को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं। सरकार हम बनाएंगे ही, लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को। वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे मनोज झा सवाल उठा रहे थे कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सारे घालमघेल के पीछे वो कहीं बहुत नीतीश कुमार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो 7 अदर्स हैं, ये आंकड़ा समझिए बहुत खास है। 7 अदर्स में 5 लीड कर रहे, कुल मिलाकर एआईएमआईएम के हैं। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। इतना नवाजा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तारीख़ी कामयाबी बिहार में मिली है। मैं साथ ही साथ जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब का और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का, आदिल साहब का और तमाम बिहार के मेरे पार्टी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। साथ ही साथ में हमारे जो एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद साहब, जो हैदराबाद के साबिक़ा मेयर रहे हैं, जो पिछले 5 साल से रेगुलर बिहार को जा रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत किया है। मैं उनका और जो हैदराबाद से, महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब आए, डॉक्टर गफ्फार क़ादरी, सैयद मोइन, फिरोज़ लाला, और उत्तर प्रदेश से हमारे शौकत साहब, ये तमाम लोग वहाँ पर आकर कई दिन 20 दिन कैंप किए, मेहनत किए, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। एएमएम की 2 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर लीडिंग के बाद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र है इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन अब तक जो आंकड़े फंसे हुए हैं, हम बात उस पर कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज लाल दास साहब जुड़े हुए हैं, जेडीयू से हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से हैं। हमारे साथ राणा यशवंत जी, आईटीवी ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और राकेश कुमार सिंह, लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश
रमेश, मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खींचतान चल रही है, आंकड़ों का बड़ा जोर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है, लेकिन अभी भी वो दिन की जो दौड़ भाग है, जो कश्मकश है, जो मेहनत है, वो आंकड़ों में जिस तरह से बाजीगरी इस वक्त चल रही है, वोटर्स ने क्या कहा है ये तो अभी तक साफ नहीं, लेकिन उसका असर राजनीति पर जरूर पड़ रहा है। क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर से? देखिए राजीव, जैसे 243 सीटों के जो परिणाम, अधिकतर जो सीटों के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन कई सीटों के परिणाम को लेकर आरजेडी के नेता मनोज झा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका अब से कुछ देर पहले मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है उसको सीएम ऑफिस से फोन जा रहा है। ये तरह के गंभीर आरोप लगाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो धरने पर यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ पर धरने ईवीएम पर धरने पर बैठ गए हैं। आप बताइए। धरना तो इसलिए बैठ गए क्योंकि हमारे कैंडिडेट 20 से 25 कैंडिडेट को जीत का घोषित करने से पहले हरा दिया गया। 100 सीट, 200 सीट, 150 सीट, 80 वोट, 17 वोट से हराया जा रहा है। सुबह 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकारी दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि डीएमएसपी को, यानी कि डीएमएसपी को मैनेज कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो नीतीश सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और यही नहीं बल्कि जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, अंदर जो है एक बैठक भी चल रही है और मनोज झा हर घंटे बाहर आकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन जो है, कई उनके राजद के जो सीट जो कि वो जीत चुके हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, कई सीटों का हेरफेर की बात, तो कई गंभीर आरोप और उसके खिलाफ जो हैं यहाँ पर राजद कार्यकर्ता राबड़ी निवास के बाहर जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। राबड़ी निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस बीच सतीश के सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं चर्चा की शुरुआत इस वक्त करना चाहूंगा। राणा यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बिहार अब तक इतना कांटे की टक्कर वाला किसी भी चुनाव में शायद ही साबित हुआ होगा, जहां पर पल पल आंकड़े बदल रहे। 123, 113 अभी चल रहा है। 113 की जो जीत है, 113 की जो लीडिंग है आरजेडी की, उस पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन आरजेडी उठा रही है उन पर जहां पर वो मार्जिन से पिछड़ रही है। क्या कुछ हो रहा है अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में? ये राजीव, पिछले कई घंटों से सीटों की संख्या के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये आप देखें तो पहले 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार बीजेपी यानी एनडीए मार्जिन लिए हुए था। 130, 32, 33, 34 तक उसकी सीटों की संख्या चली गई थी और तब महागठबंधन बहुत पीछे था। फिर महागठबंधन 2 घंटे बाद वापस लौटता है और जो बहुमत का आंकड़ा 123 का है उससे पीछे धकेल के रखता है घंटे 2 घंटे तक एनडीए को, और फिर एनडीए वापसी करता है और बहुमत के आंकड़े के ऊपर आकर के एनडीए की संख्या अभी खड़ी है 123। तो यह जो लड़ाई चल रही है बिहार में, वो बहुत दिनों के बाद आप देख रहे हैं। 2005 में जब जनवरी फरवरी में चुनाव हुए थे, जब हंग असेंबली आई हुई थी, उस समय आप देखें कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। लेकिन इस बार बिहार का जो जनादेश है वो साफ संदेश देता है कि वो 2 हिस्सों में है, या तो वो एनडीए के पाले में है या फिर महागठबंधन के पाले में है। आप देखिए कि एलजेपी जो बीजेपी और जेडीयू दोनों की सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, उसके पास एक भी विधायक जीतने नहीं जा रहा है। अलबत्ता एमआईएम को देखिए आप कि एमआईएम ने सीमांचल के इलाके में ही लड़ाई लड़ी, लेकिन 2 सीटों पर उसकी जीत है और 3 सीटों पर उसके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। 5 सीटें, अभी ओवैसी साहब जो कह रहे थे कि वो शुक्रिया अदा कर रहे थे बिहार के लोगों का, 5 सीटें एमआईएम आकर के बिहार में जीत लेती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर एलजेपी, इनके हिस्से में एक भी सीट नहीं आती है। और मुझे लगता है कि एमआईएम ने सीपीएम और सीपीआई से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है बिहार में। अब जो आप सवाल कर रहे थे कि यह क्या कह रहा है, दरअसल यहां आकर के लड़ाई अब फंस गई है। जो 7 सीटें अदर्स की आप देख रहे हैं, उसमें 5 सीटें तो एमआईएम की हैं, 1 बीएसपी की है। यानी कि वो गठबंधन जिसमें आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम ये सारी हैं, उनके हिस्से में 6 सीटें हैं और 1 निर्दलीय के पास है। लेकिन ये 7 सीटें अगर आप हटा देते हैं और 7 सीटों का जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट आप देखें, तो ये जो 6 सीटें बीएसपी और एमआईएम की बनती हैं, वो वैसे तो महागठबंधन के पास जानी चाहिए। अगर वो सरकार बनाने की हालत में आते हैं तो एनडीए के पास 123 है, वो सीधे सीधे बहुमत के आंकड़े पर खड़ा है।
अब आप देखिए कि ऐसी 7 सीटें हैं जो 500 के फासले पर अभी चल रही हैं। मनोज झा जो आरोप लगा रहे हैं, अब चुनाव में जब इस तरह का क्रूशियल फेज आ जाता है, जब कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, उस समय आप इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं सिस्टम के ऊपर। लेकिन हमको जानना चाहिए कि चुनाव आयोग की संस्था है, चुनाव आयोग के तहत जिला प्रशासन काम करता है। जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद चुनाव आयोग के तहत ही प्रशासन काम करता है। उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेकर के होती है, जवाबदेही चुनाव आयोग को लेकर के होती है, वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहा होता है। तो इस तरह के आरोप चलते हैं। लेकिन जो 7 सीटें हैं जिस पर 500 वोट का फासला चल रहा है, ये 7 सीटें बहुत क्रूशियल हो सकती हैं। एनडीए के पास 123 है। अगर ये 7 सीटें जो क्रूशियल हैं उनमें से एनडीए लूज करता है तो आप समझिए कि 113 का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, 120 चला जाएगा और 123 का आंकड़ा जो है वो पीछे चला जाएगा 117 116 के आसपास। तो अभी जो स्थिति है आप समझिए कि जैसे 2020 के फाइनल ओवर्स होते हैं, कमोबेश वैसी स्थिति है। 120 की सीटें आप बात कर रहे थे कि 120 तक पहुंचता है अगर ये 7 सीटें स्विंग कर जाती हैं मार्जिनल वोट्स के जरिए, और अगर उसमें मैं 5 और 1 6 जो कि एआईएमआईएम और बीएसपी की मिला देता हूं तो कहीं बहुत आरजेडी एक तरीके से स्वीप कर जाएगी, फिर निकल जाएगी आगे आरजेडी। ये देखिए, ये जोड़ तोड़ जुगाड़ की बातें हैं। अभी स्थिति जो हमारे सामने है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि 7 में 6 सीटें बीएसपी और एमआईएम के पास जा सकती हैं, और वो 6 सीटें जो पॉलिटिकल नेचर है पार्टियों का, जिनके जो नेचुरल अलाइज हैं, उस लिहाज से आप कहें तो महागठबंधन से जाकर के ये 6 सीटें जुड़ सकती हैं, तो 119 है। वो 7 सीटों का फासला, जो 7 सीटों 500 के वोट के अंतर पर 7 सीटें चल रही हैं, अगर वो भी महागठबंधन को जाती हैं तब जाकर के महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है। लेकिन 7 सीटें एनडीए लूज कर जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए अभी जो स्थिति है इसमें एनडीए सरकार बनाने की हालत में आ सकता है, और चौथी बार नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं तो बिहार के इतिहास में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। बिहार के इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड होगा अगर चौथी बार बन जाते हैं मुख्यमंत्री। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, मनोज दास साहब जुड़ गए जेडीयू से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, चिकन नेक की बात करें जहां पर एआईएमआईएम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 5 सीटों पर वो कुल मिलाकर लीड कर रही है, 2 पर तो जीत चुकी है और 3 पर लीड कर रही है, मतलब कुल 5 सीटें उनके हाथ में हैं। आपको लग रहा था एआईएमआईएम कहीं तीसरे मोर्चे से भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन एक पार्टी के तौर पर कर पाएगी? नहीं, हमें नहीं ये लग रहा था, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते यह जो कांग्रेस और अपोजिशन कर करके इस देश को इस हालत में ले आए कि आज धर्म के आधार पर पूरी तरह से वोटिंग हुई है इन सीटों में, तो यह अपने आप में बहुत ही दुखद बात है कि कांग्रेस और अपोजिशन ने देश में राजनीति का किस तरफ बढ़ाया है, किस तरफ उसको ले जा रहे थे। तो यह बात बहुत ही मतलब शोचनीय है इस वक्त। मुझे लगता कभी भी हम नहीं सोचते थे कि इस तरह से कोई एमआईएम जैसी पार्टी को इस तरह से बहुत बड़ी सफलता। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, जिस इलाके की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सीमांचल का इलाका, यहीं आपने योगी आदित्यनाथ को भेजा और उन्होंने सीए का जिक्र किया, बोला कि जो लोग घुसपैठिए हमारे यहाँ आ गए हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, बाहर करेंगे। यह भी तो आपने पोलराइजेशन के लिहाज से ही किया था। तो आप जब कहते हैं तब तो वो कम्युनलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन वो अगर वैसे कहते हैं तो फिर वो पोलराइजेशन कम्युनलाइजेशन हो जाता है। नहीं, देखिए, यह जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मैं यही कह रहा हूं कि जो इतने 65 साल से जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते आए कांग्रेस खासकर और जो पार्टी, उसका यह फल है। अगर आप धर्मनिरपेक्षता के सही मायने में चलते रहते तो आज इस तरह की स्थिति नहीं आती। यह जो स्थिति चल रही है यह सोचनीय है और बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति वाली चीज है कि अगर, लेकिन गोपाल जी, आप जिस पार्टी के ऊपर इल्जाम धर रहे हैं वो पार्टी आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो गई। अगर वो पार्टी नहीं होती तो ये सीटें, जो 6 सीटें आपको दिख रही हैं बीएसपी और एमआईएम को, वो आरजेडी के हिस्से में जा सकती थी। इन 6 तो आंकड़ा जो है वो आपके बराबर आके खड़ा हो गया होता है महागठबंधन का। ये तो आपके लिए वरदान है। नहीं, हमें ऐसा वरदान नहीं चाहिए। हमें जीत हार की ऐसी बात नहीं है कि हम देश की विभाजित राजनीति के ऊपर हम यहाँ पे सत्ता में आए। अगर इस तरह मैं ओवैसी साहब को भी नहीं कह रहा इसमें, वो नहीं मैं ब्लेम कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि देश की राजनीति
में जो मुख्य पार्टी थी कांग्रेस और कुछ अपोजिशन पार्टी, वह ब्लेटेंटली माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती थी, मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने का काम करते थे। नहीं तो आज आरजेडी क्या कर रही थी बिहार में, एमवाई क्या था? तो आप भी तो हिंदू वोट को हवा देते हैं, हिंदू सेंटीमेंट को हवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बगहा में मंदिर का जिक्र किया ना, प्रधानमंत्री जी ने बगहा में मंदिर का जिक्र किया ना, योगी आदित्यनाथ ने सीए का जिक्र किया ना, तो ये सारी चीजों का जिक्र तो होना नहीं चाहिए था। बिहार के चुनाव में रोजगार का सवाल होता, नीतीश कुमार की सरकार ने जो कुछ भी किया होता उसके ऊपर बात होती। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं, उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सवाल घूम फिर करके आपकी तरफ आता है। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3-4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। हम मानते हैं यशवंत जी, लेकिन बात यह है कि आपने राजनीतिक परिदृश्य किसको क्रिएट किया? हमने तो भाजपा तो सत्ता में अभी 6 वर्ष से आई है, यहाँ पे 65 साल से जो आपने राजनीतिक परिस्थिति क्रिएट की उसका फल स्वरूप है ना, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की हम बात करते थे, उसके स्थिति में आज आ रहे कि आप एक तरफ तो 3 तलाक जैसी चीजों को मना करते हैं, मदरसों को जिस तरह की आप सहायता देते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से आज डिमांड क्या आती है कि हज, ठीक है गोपाल कृष्ण जी, हम बात अभी आंकड़ों की कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त काउंटिंग चल रही है, और काउंटिंग चल रही है तो एक तरफ आरजेडी के ऑफिस के बाहर यानी लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे संवाददाता आदित्य नायर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्या ये मान लिया गया है कि अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार? देखिए, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको दृश्य दिखाते रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो अभी तक काफी देर पहले तक तो खुशियां मना रहे थे, बहुत यहाँ हलचल थी, बहुत यहाँ पे लोग हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहे थे। पर देखने को भी यही मिल रहा है कि कहीं न कहीं जो ये पूरी बात है अब सबड्यू हो गया है। आरजेडी और महागठबंधन के जैसे जैसे गेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे जैसे उनके आप ये देख पा रहे हैं कि वो और आगे जैसे सीटें उनके पास आ रही है, तो जितने भी लोग हैं उनमें अब थोड़ा ये उल्लास और हर्षोल्लास खत्म हो रहा है। यहाँ की जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, वो ऑलरेडी एक बार बोल चुकी है कि आप यहाँ पे स्टेज से अनाउंस कर चुकी है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो बने रहे जब तक काउंटिंग खत्म नहीं होता, वो जाए ना, तो क्योंकि काउंटिंग जब खत्म होगी तो एनडीए और स्पेशली बीजेपी को उम्मीद है कि सरकार बनेगी तो एनडीए की। पर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें थोड़ा बहुत डर बैठ गया है, क्योंकि अब महागठबंधन के पास धीरे धीरे सीटें और आ रही है और बहुत क्लोज फाइट है कुछ सीटों पे, जो कि पासा कभी भी पलट सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है। और वही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन तस्वीरों में कहीं बहुत संशय भी अब आ गया है। ये जो आंकड़ों की बाजीगरी हुई है राणा सर, इसके चलते कहीं बहुत जो उत्साह था वो ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। हम एक छोटे सा के दौरान अब काउंटिंग हो रही है और आंकड़े हर पल बदल रहे हैं और हर किसी को कंफ्यूजन में डाल रहे हैं कि आखिर हर पल या अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बजे दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तय यह है कि जिस तरीके से एनडीए इस वक्त बहुमत के ठीक आंकड़े पर बैठा हुआ है, उस उम्मीद को देखते हुए कि 10 बजे तक क्या स्थिति होती है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही ज्यादा और जानकारी सामने आएगी हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, खास तौर पर हमारे साथ ये मेहमान राणा यशवंत जी ITV ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतीश केसिंग जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मनोज लाल दास साहब जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सतीश केसिंग साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त। सतीश जी, जो आंकड़े हम लगातार देख रहे हैं, इसमें एक आंकड़ा ऐसा है जो 0 है और एलजेपी को यहां पर दिखा रहा है। यहां पर एक बात साफ है कि शुरू से ही बीजेपी ने एलजेपी को वोट कटवा माना था, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस का भी रोल महागठबंधन के लिए कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। इन आंकड़ों को और कांग्रेस और एलजेपी को आप देखते हुए किस तरह से इनका विश्लेषण करेंगे? देखिए, एलजेपी ने अपना काम कर दिया है। सीट भले नहीं मिली हो, हमें तो उम्मीद थी कि कुछ सीटें मिलेंगी, और जो कांग्रेस है वो कमजोर कड़ी साबित हुआ है और ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने दबाव की स्थिति में आरजेडी से ले ली थी, जबकि उनकी संगठन में बहुत कमी है।
तो ये यही कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। और बाकी तो सब कुछ सामने है। ये बात सही है कि मैं आपके पास ही कह गया कि जो तेजस्वी ने चुनाव बहुत तगड़ा लड़ा, रैम्बो स्टाइल में लड़ा, लेकिन सिर्फ वही लड़े और उनके बहुत सारे नेता तो थे भी नहीं, दिखे नहीं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का भी सवाल है, उनके बहुत नेता मुझे जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है उस हिसाब से दिखे नहीं। और सेम बात यहाँ पर एलजेपी को देखिए कि उसमें एक दिल्ली दे के एक ही नेता थे, वो थे चिराग पासवान। तो ये पूरी स्थिति है। राणेश्वर जी, आप किस तरह से देखेंगे कांग्रेस के रोल को महागठबंधन में और एलजेपी के रोल को एनडीए में? देखिए, चिराग पासवान को ये लग रहा था कि उनका जाएगा क्या, 2015 में 2 सीटें हैं, 4.85% वोट है, हम इससे ज़्यादा कुछ न कुछ तो कमा ही लेंगे, लेकिन ज़्यादा कमा नहीं पाए। बतौर पॉलिटिकल पार्टी और नेता की तरह जो हैसियत वो बढ़ाना चाहते थे बिहार में, शायद वो नहीं बन पाया। ये हो सकता है कि बीजेपी ने जिस मंशा से उनको मैदान में लगाया था वो उन्होंने मकसद पूरा कर दिया। यानी कि जो जेडीयू की हैसियत छोटे भाई की होनी चाहिए, जेडीयू की सीटों की संख्या कम हो जाए, यह काम एलजेपी ने किया है। एलजेपी ने 18 से 20 सीटों का नुकसान जेडीयू का किया है। तो जेडीयू की संख्या अगर आप 20 और जोड़ दें तो बीजेपी के बराबर जाकर के वो ठहरती है, तो हैसियत बराबर की हो जाती। अब जब सरकार बनेगी उसमें बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नीतीश कुमार एक दूसरे को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बात दूसरी हो जाती है। लेकिन बीजेपी ने अपना पर्पस पूरा किया है, उसके लिए वो एलजेपी का इस्तेमाल की थी, एलजेपी ने वो काम कर दिया है। कांग्रेस उस अलायंस के भीतर है जिसको आप महागठबंधन कहते हैं। 70 सीटें देकर के तेजस्वी यादव ने सोचा था कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा। जैसे पिछली बार 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 27 सीटें उसने जीती। इस बार 70 सीटों पर लड़ी है, लेकिन 20 सीटें भी वो जीतती हुई नहीं दिख रही है। तो कांग्रेस ने बहुत नुकसान किया है इस गठबंधन का। कांग्रेस 40-41 सीटों पर 2015 का ही परफॉर्मेंस दोहरा दी होती तो 20 सीटों का मतलब है कि 114 और 20 134-35 सीटों के आसपास महागठबंधन रहता। तो इस बाजी में कांग्रेस ने महागठबंधन को पीछे किया और एनडीए का आंकड़ा जो आपको कम दिख रहा है, जो और 20 हो सकता था, वो नुकसान एलजेपी ने किया है। यानी दोनों तरफ अगर कहा जाए तो एनडीए में जो वोट कटवा रहे वो चिराग पासवान रहे, लेकिन कांग्रेस भी वही रोल निभाती चली आई है। और आपकी इस बात पर असित नाथ तिवारी को मैं बीच में लाना चाहूंगा। असित जी, ऐसा लगा कि हाथ में लालटेन तो थामी कांग्रेस ने, लेकिन जलाने की कोशिश नहीं की। कर दिया, 40 के आसपास जेडीयू पहुंची, लड़े कितने सीटों पर थे, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से राजनीति का आकलन नहीं किया जा सकता। जेडीयू 40 सीट पाने के लिए मशक्कत जेडीयू को करनी पड़ रही है, लड़ गया भाजपा से अधिक सीटों पर। तो राजनीति का आकलन ऐसे नहीं होता है। राजनीति में मुख्य बात क्या है कि क्या हम अपनी बात से वोटर को कन्विंस कर पाए। तिवारी जी, चुनाव हारने के लिए भी तो राजनीति नहीं की जाती। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। अगर उसको आप हार रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर वही मैं कहूं ना, हम अपनी बात से लोगों को कन्विंस कर पाए या नहीं कर पाए, महत्वपूर्ण ये है। इसमें क्या है कि ये देखा होगा कि एक नई बात ये आई है कि मदारी की तरह लोगों को कुछ तमाशे दिखाइए। वो जहां जाएंगे नंबर 1 बना दूंगा, एयरपोर्ट खोल दूंगा। सच्चाई है कि एयरपोर्ट बेच देते हैं, लेकिन आपको कहेंगे खोल दूंगा। ये सब चीजें कांग्रेस नहीं कर पाती है भाई, इसलिए कांग्रेस लूज कर गई। तो फिर किन वादों के साथ आप उतर रहे थे? खैर, वो वादे तो आपके जनता तक नहीं पहुंच पाए। कहीं ज्यादा नजदीक तेजस्वी का 10 लाख रोजगार का वादा पहुंच गया और तेजस्वी की मेहनत दिखाई भी पड़ रही है। नहीं राजीव, सवाल आपसे ये है, ये तो बड़ा आपका जो पूरा बयान रहा है, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक सरकार 3 टेन्योर्स वहां है और चौथी बार वही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 20 साल हो जाएंगे, 15 साल हो गए हैं, और आप 15 साल में मानते हैं कि लोग मुगालते में रहे, लोग भ्रम में रहे, लोगों को छला जाता रहा और आप वहां हारते रहे क्योंकि आप वो कर नहीं पा रहे हैं। अजीब हालत है आपकी। आपने कर्नाटक में क्या लोगों को छल लिया, मध्य प्रदेश में आप लोगों को छल लिया जब आपकी सरकार आ गई थी, तो आप बिहार में नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। ये दो स्थितियां कैसे हो सकती हैं? आप बीजेपी की तरह नहीं कर पा रहे कि बीजेपी छल करती है, तो 15 साल से बीजेपी छल कर रही है और आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में छल कर लिया तो आप जीत गए,
कर्नाटक में आपने छल कर लिया, वो जीत गए, ठीक है, सत्ता पलट गई दोनों राज्यों में आपकी। आपके अपने पंजाब में क्या आपने छल कर लिया? आपके कहने का एक तर्क होना चाहिए। आप जब भी बोल रहे हैं तो ये बात गले से नहीं उतरती है कि बीजेपी ने ऐसा कर लिया इसलिए जीत गई, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो गलत रास्ता है। तो लोग क्या कन्विंस हो जाते हैं कि 15-15 साल तक सरकारें रह जाती हैं क्या? ये सवाल मुझसे था आपका? जी बिल्कुल आपसे था जी। अब मैं बता रहा हूं, हमने ये कहा कि हम यहां लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। हमने रोजगार का मुद्दा उठाया, हमने यहाँ मजदूरों का मुद्दा उठाया, हमने यहाँ किसानों का मुद्दा उठाया, और आपने देखा होगा कि पूरा चुनाव असली मुद्दों पर लड़ा गया। अब जो दूसरा पक्ष था कि हम जाके लोगों को ये नहीं समझा पाए कि वो आके आपको ठगते हैं, छलते हैं, हमें ये पक्ष भी रखना चाहिए था, हमें ये बात भी समझानी चाहिए थी। हम मुख्य मुद्दों पर टिके रहे लेकिन दूसरे पक्ष को जाकर उजागर नहीं कर पाए। हमने ये काम भी कर लिया होता, जो करना चाहिए था कर लिया होता, तो आज नतीजे ठीक इसके उलट आपको दिख रहे हैं। मतलब कहीं गलती रही आपकी, आप लोगों तक पहुंचे नहीं मुद्दों को लेकर, आपसे बेहतर तो तेजस्वी रहे। देखिए, बेहतर तेजस्वी रहे, कांग्रेस रहे, मसला नहीं है ना। गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, जिस गठबंधन में हम भी थे, तेजस्वी भी थे। असद साहब क्या बात कर रहे हैं आप? माफी चाहता हूं आपको रोकने के लिए। आपका गठबंधन पीछे हो गया कुछ एक गलतियों की वजह से, वो यूं ही तो नहीं देखी जा सकती। चलिए, मेरे साथ इस वक्त मनोज लाल दास साहब जेडीयू से जुड़े हुए हैं। दास साहब, आप भी सुन रहे हैं असद साहब क्या कह रहे हैं। वो उन बातों को जनता तक पहुंचा ही नहीं पाए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है कि आप भी पहुंचा पाए, क्योंकि अगर 15 साल से आप काम कर रहे थे, 7 निश्चय पार्ट 1 के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर दी गई थी, फिर भी अगर जेडीयू अपनी सीटों को उस स्तर तक नहीं ला पाई जिस स्तर पर बड़े भाई को लाना चाहिए, तो कहीं बहुत आप भी नहीं पहुंचा पाए चीजों को। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर नहीं पहुंचा पाते तो आज हम इस स्थिति में नहीं आते। यहां तो है हमारे साथ बहुत दूसरे तरह की बात हुई। हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। तो हमको तो लोजपा के कारण हमारी सीट कम हुई। हमारा ऐसे आज यही कांग्रेस के साथ जब 2015 में नीतीश कुमार लड़े थे तो 43 में 27 पर पहुंचा दिए थे। तो इसमें महागठबंधन का कहां से कोई है कुछ का? और ऐसी बात नहीं है, हम पूरी तरह से अपनी बात को जनता के बीच में रखे थे। लेकिन हम जैसे वोट कटुआ की बात हुई, और मैं बड़े साबुक पाई के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चिराग के मामले को सही ढंग से नहीं कंक्लूड कर पाया कभी किसी जगह। और चिराग के साथ जो लोग खड़े थे, जो उनके पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वे भारतीय जनता पार्टी से ही, जिनको टिकट नहीं मिला वे लड़ रहे थे। आप सासाराम उठाकर देख लीजिए, उनके सांसद के कारण सासाराम के 5 सीट हम लूज कर गए। हम चेनारी के जैसे सीट लूज कर गए, हम सासाराम जैसे लीड छूट कर गए। तो हम अपनों के कारण हारे हैं, हम परायों के कारण नहीं हारे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इससे ज्यादा तल्ख जवाब आपको क्या मिलेगा? अब आपकी गलतियों के चलते अगर आपका ही सहयोगी दल लूज कर रहा है और खुलकर कह रहा है, तो ये जो बड़े भाई छोटे भाई की पॉलिटिक्स आपने की है, 122 का आंकड़ा बता रहा है। आप नहीं, बड़े भाई छोटे भाई नहीं। गोपाल कृष्ण, नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। सरकार हमारी बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सरकार बन रही है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये आंकड़े और मजबूत हो सकते थे अगर बीजेपी ने साथ दिया होता। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एलजेपी आपका खड़ा किया हुआ मोहरा है। हमें ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे तन्मयता के साथ पूरी बात को स्पष्ट कई बार कर चुके थे। प्रधानमंत्री जी भी कर चुके थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर चुके थे। और अगर नुकसान ही एलजेपी का किसी को होना है तो उसमें 22 लोग तो हमारी पार्टी से, जिन लोगों को हम किसी कारण से टिकट ना दे पाए, वो लोग गए थे ना। तो इसलिए नुकसान अगर उन्होंने किया तो हम लोगों का किया।
और कहीं ना कहीं वो बातें कुछ भी बड़प्पन की बातें कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है। चलिए, फिलहाल ये इसलिए नुकसान मुझे नहीं कहीं लगता- ज्यादा आरजेडी को महसूस हो रहा है, लिहाजा आरजेडी चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर चुकी है। अंतिम नतीजों के पहले बड़ी खबर इस वक्त की कि आरजेडी ने तय कर लिया है कि वो चुनाव आयोग जाएगी अंतिम नतीजे आने के पहले और चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कि सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया। फाइनल नतीजों से पहले आरजेडी की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर प्रशासन पर आरजेडी ने तमाम आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग जाने की तैयारी में राणा यशवंत जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, यहां पर आरजेडी का धरना प्रदर्शन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन इस बीच अगर आरजेडी ये करती है कि वो चुनाव आयोग जाती है, संदेश क्या देने की कोशिश कर रही है? जो कुछ भी हुआ फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। नहीं, देखिए, ये क्रूशियल फेज है और आरजेडी को ये लग रहा है कि इस मोड़ पर सत्ता से अगर वो दूर रह जाती है, हाथ से निकल जाती है, तो उसके पास लोगों को कन्विंस करने या अपने पास कोई मजबूत तर्क रखने का कारण होना चाहिए। और अभी जैसे मनोज झा ने कहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे परिहार का उन्होंने जिक्र किया, भोरे का जिक्र किया, जहां दोबारा काउंटिंग कराई गई, 40 वोट थे, 70 वोट थे, जीत दिला दी गई। अब उनका आरोप है ये कि जिला प्रशासन जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश पर, उनके निर्देश पर काम कर रहा है और कुछ सीटें जो बिल्कुल फंसी हुई हैं, उन सीटों को एनडीए के या जेडीयू के पक्ष में नतीजे के तौर पर घोषणा कर रहा है उन सीटों का। तो ऐसे में यह जो महागठबंधन का हक है, आरजेडी का हक है, वो जाया हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो चुनाव आयोग के पास इसलिए वो गए होंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे भी और सतीश के सिंह जी से भी पूछना चाहूंगा। पहले मैं आपके पास उस सवाल के साथ आता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के तमाम नेता आज दिन भर हमारे साथ जुड़ते रहे और वो कहीं बहुत ये कहते रहे कि बीजेपी की तरफ से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, कहीं बहुत वो जेडीयू के बारे में बात करने से बचते रहे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि पिछली बार महागठबंधन के साथ ही नीतीश जीत कर आगे आए थे और इस बार नीतीश ही वो कॉमन फैक्टर हैं जो एनडीए में मोदी के साथ है। तो नीतीश के फैक्टर को क्या भुला देना आसान होगा? क्या 122 का जो आंकड़ा छू रहे हैं अभी एनडीए, उसमें नीतीश का योगदान कम हो जाता है? ये सवाल आपका मुझसे है जी। नहीं, देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के साथ रह करके ही आप सत्ता में हैं, यह बात पिछले 15 साल से चल रही है। नीतीश कुमार के साथ जो भी पार्टी है उसके साथ वो सत्ता में रहते हैं। और बीच का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा जो आरजेडी और जेडीयू के बीच में 2015 में हुआ था, वो लंबा नहीं चला था। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता के लिए बहुत दफा अपने फैसलों में बदलाव किया है और जेडीयू के भीतर जो तलखी आई है, बेचैनी आई है कि हमारी सीटों की संख्या जो कम हो गई है, ये कम होने का कारण एलजेपी है और एलजेपी को लेकर के बीजेपी ने कभी भी सख्त बयानी नहीं की और न ही उसको ताकीद किया कि आप गठबंधन का हिस्सा होने के बाद दिल्ली में, बिहार में आकर के नुकसान कर रहे हैं हमारे ही सहयोगी दल का, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसी कोई भी बात बीजेपी ने नहीं की। इसलिए जेडीयू के भीतर इस तरह का सवाल पैदा होना लाजमी सी बात है। अब यह है कि नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रखते हैं और बड़े भाई की भूमिका में आकर के, अगर मैं मान लेता हूं कि एलजेपी को इसीलिए बीजेपी ने उतारा कि जेडीयू को वो छोटे भाई की भूमिका में ला दे, उसकी सीटों की संख्या कम हो जाए, उसको नुकसान इतना ज्यादा हो, तो अब बड़े भाई की भूमिका में आकर के मुख्यमंत्री अपना तय करना चाहते हैं, तो क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से होने देंगे? पिछले 15 साल का जो शासन रहा है और नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीति रही है, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस को अलग करने के बाद 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर से टिकट नहीं दिलवाया था, नहीं दिया था और वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हार भी गए थे। शरद यादव को उन्होंने अपनी पार्टी से धीरे धीरे कमजोर करके बेदखल कर दिया। आज की तारीख में पार्टी के ऊपर उनका पूरा कब्जा है, अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री भी है। पार्टी का कोई भी फैसला नीतीश कुमार लेंगे। तो बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बनाने के लिए उसको ये जोखिम लेना पड़ेगा कि हो सकता है कि 2015 की स्थिति बिहार में बहाल हो जाए, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और जेडीयू। तो इस तरह का जोखिम मुझे लगता है कि अभी बीजेपी नहीं लेगी। वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी जो खींचतान है वो सरकार बनाने की है। अगर प्रधानमंत्री रात 10 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर बोलने आते हैं तो यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि एनडीए को अंदर से भरोसा हो चला है कि सरकार उसकी बनने जा रही है। अब आरजेडी उसी की छटपटाहट, बौखलाहट में चुनाव आयोग जा रही है। सतीश के सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, जरा हमारी टैली देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आरजेडी 77 और कांग्रेस 19।
वीकनेस। इस गठबंधन के दो बड़े दल महागठबंधन के, और कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है वो इन आंकड़ों से अच्छी तरह समझ में आता है। और अगर यहां पर हम एनडीए के आंकड़े देखते हैं, देखिए इस वक्त आ गए हैं 72 पर बीजेपी है और 42 पर जेडीयू है। सतीश जी, नीतीश कुमार को लेकर आप क्या विश्लेषण अपना रखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार वो फैक्टर हैं जो पिछली बार भी कॉमन थे महागठबंधन के साथ, इस बार एनडीए के साथ। क्या नीतीश कुमार को दरकिनार किया जा सकता है? देखिए, नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जो चौतरफा मार झेल रहे थे, अंदर से बाहर से, विपक्ष का, सबका। अब आप देखिए जो चक्र घूमा है, मैं यशवंत जी के बात से सहमत हूं कि अब मेरे ख्याल से तो बिहार में अब सत्ता की चाबी ही नीतीश कुमार के पास बिल्कुल आ गई। बिल्कुल सत्ता की चाबी ही नीतीश कुमार के पास आ गई है। वो पाला पलट सकते हैं, उनको आप कहते भी हो पलटू, तो वो पलट सकते हैं क्योंकि अब तक जो है उनको एलजेपी दिल्ली में बीजेपी के साथ रहने वाली एनडीए के साथ थी, वो बहुत पूरे निशाने पर ले रखी थी। अब चुपचाप जो नीतीश कुमार है, भले उनकी सीटें 40-42 जो भी आए, अब तो जो चाहेंगे वो कराएंगे, अनटिल अनलेस कि ये ना हो कि जो भाई कांग्रेस की 19 सीट आई हो, क्योंकि पहले भी कांग्रेस वहां टूटी है, तो वो चीजों को छोड़ दीजिए। तो चाबी तो अब दोनों साइड से है, अब जो चाहेंगे वो कराएंगे, अगर कोई और मजबूरी नहीं होगी। यानी मैं ये मान लूं कि समीकरण अभी भी आंकड़ों में जो देख रहे हैं, असल समीकरण बाद में कुछ और हो सकते हैं। देखिए, इनकार नहीं किया जा सकता, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से समाप्त घोषित कर दिया गया, उन्होंने भी कहा कि अंतिम चुनाव है, उन्होंने ये थोड़ी कहा था संन्यास ले लिया है। लेकिन अब यह है कि नीतीश कुमार की और कोई मजबूरियां नहीं है, तो आज के दिन में एक बड़े मतलब नहीं, बिल्कुल सतीश जी आपने सही कहा है। गोपाल जी आपसे ही सवाल, सतीश जी की बात से ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर चौतरफा हमला हुआ। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और उनका बिहार में जनाधार देखिए। उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की, पसमानदा समाज की, अति दलित की, अति पिछड़ा की, उसको उन्होंने बना करके रखा है, क्योंकि एलजेपी, बीजेपी का चुप रहना, आरजेडी का लगातार हमलावर रहना, इसके बाद भी अगर वो अपनी जगह पर बने हुए हैं, उनके पास इतनी सीटें आ गई हैं, इसका मतलब कि नीतीश कुमार की हैसियत बिहार में है और नीतीश कुमार को ही आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बीजेपी क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? या सुबह से कुछ घंटों से मैं देख रहा हूं कि पार्टी के भीतर से कई बार कहा जाता है सबसे बड़ा दल, हालांकि सबसे बड़ा दल अब आप नहीं है, आरजेडी है। तो अब बीजेपी के पास क्या ये विकल्प है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने या उनको बनाया जाए, उनको आगे किया जाए? देखिए यशवंत जी, जिस तरह से अभी ये चर्चा हो रही थी, ये एकेडमिक चर्चा की तरह ज्यादा लग रही है। ये उसी तरह है कि जो एग्जिट पोल के समय लोग चर्चा कर रहे थे कि जो है तेजस्वी यादव अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ऐसे तो जो पॉलिटिक्स है, गोपाल जी क्या होता है ना कि आंकड़े जब आपके पक्ष में आ जाते हैं तब तो फिर जुबान लंबी हो ही जाती है। आपके पास बोलने का भी अधिकार और जमीन दोनों आपको मिल गई है। बीती रात में बहुत सारे लोग सुनहरे ख्वाब के साथ सोए हुए थे और बहुत सारे लोग दहशत के साथ सोए हुए थे। जो दहशत के साथ सो रहे थे वो आज मुस्कुरा रहे हैं, जो सुनहरे ख्वाबों के साथ सोए थे वो बहुत परेशान है और चुनाव आयोग तक जा रहे हैं। तो ये स्थितियां बदल जाती हैं, तो बयान बदल जाते हैं। ये बहस जो है वो एकेडमिक नहीं है, बहस जो है वो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी रही है और जिस तरीके से राजनीति आपकी पार्टी करती रही है, उसको देखते हुए सवाल मैंने किया है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। सवाल को क्वेश्चन नहीं किया था मैंने, आपके सवाल को क्वेश्चन नहीं किया। मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात सुनिए, आप मेरी बात पूरा जवाब सुनने दीजिए। मैंने बहुत धैर्य से सबको सुना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नीतीश जी के साथ पूरे इलेक्शन में सबसे ज्यादा मजबूती से साथ जेडीयू के साथ कोई खड़ा रहा, भारतीय जनता पार्टी रही। शुरू से, सवेरे से, कल से, परसों से सारे जो पीछे से सर्वे वगैरह आ रहे थे वो कह रहे थे कि भाजपा के साथ बहुत सारी जनता है, एंटी इनकम्पेंसी है तो केवल नीतीश कुमार जी के साथ है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ नहीं, सुनिए पूरी बात सुनने दीजिए। देखिए बात
तो हमने पूरी मजबूती से, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे संयम के साथ इस बात को रखा और हम आज की तारीख में मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह इलेक्शन बिहार का लड़ा गया। हम लोगों ने उनको ही चीफ मिनिस्टरशिप की कमिटमेंट के साथ, उस चीज के साथ उनको सामने रख के ये इलेक्शन लड़ा। तो हमारा क्रेडिबिलिटी आज इस इलेक्शन में मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज सामने मानता हूँ, क्रेडिबिलिटी की बात है। देखिए बिहार में मैं समझ पा, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया, आपने ये बात साफ कर दी कि उनके अगुवाई में लड़ा गया है। आप इशारा दे रहे हैं कि वही आपके नेता होंगे, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन इज पॉसिबिलिटीज है और उसमें पॉसिबिलिटीज कितनी पॉसिबल होती हैं और क्या कुछ बनती हैं वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। और फिलहाल आंकड़े कह रहे हैं कि आप रुझानों में बहुमत पर बैठे हुए हैं। अगले 1-2 घंटे में क्या होता है पता नहीं।